नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा छठवीं के इतिहास इस विषय को पढ़ेंगे। इस विषय में आज हम भारतीय उपमहाद्वीप और इतिहास इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में हम मुख्यतः पढ़ने वाले हैं इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताएं, भारत की भौगोलिक विशेषताएं और भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में। दोस्तों, मानव और उसके आसपास के परिसर के बीच किस प्रकार घनिष्ठ संबंध होता है, यह हमने 5वीं कक्षा में विस्तार से देखा है। आदि मानव के जीवन स्तर एवं तकनीकी विज्ञान में हुए परिवर्तन, उसके परिसर में हुए परिवर्तनों से किस प्रकार संबंध थे, ये देखा। अश्मयुगीन संस्कृति से लेकर नदी तट की कृषि प्रधान संस्कृति तक ये मानवीय संस्कृति की ऐतिहासिक यात्रा किस प्रकार संपन्न हुई, इसका हमने अवलोकन किया है। अब हम देखेंगे इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताएं। मानवीय संस्कृति की यात्रा में घटित सभी प्रकार की भूतकालीन घटनाओं के क्रमबद्ध तत्वों की प्रस्तुति को इतिहास कहते हैं। स्थान, काल, व्यक्ति और समाज इतिहास के 4 प्रमुख आधार स्तंभ अर्थात घटक है। इन 4 घटकों को छोड़कर इतिहास का लेखन करना संभव नहीं है। इनमें से स्थान घटक का संबंध भूगोल अर्थात भौगोलिक परिस्थिति से संबंधित है। इतिहास और भूगोल के बीच अटूट संबंध है। भौगोलिक परिस्थिति का इतिहास पर अनेक प्रकार से प्रभाव पड़ता है। हम जहाँ रहते हैं उस परिसर की भौगोलिक विशेषता पर हमारी खान पान, वेशभूषा, मकानों की बनावट, व्यवसाय आदि बातें अधिकांश रूप से निर्भर रहती है। हमारा सामाजिक जीवन भी इन्हीं विशेषताओं पर निर्भर रहता है। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन मैदानी प्रदेश में रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक परिश्रम से भरा होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में खेती की उपजाऊ भूमि बहुत कम उपलब्ध होती है, तो मैदानी प्रदेश में उपजाऊ भूमि अधिक मात्रा में पाई जाती है। परिणाम स्वरूप पर्वतीय क्षेत्र में खाद्यान्न और साग सब्जियां कम मात्रा में उपलब्ध होती है। इनकी तुलना में यह खाद्यान्न मैदानी प्रदेश के लोगों को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसका प्रभाव उनके खान पान पर भी दिखाई देता है। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अन्न के लिए शिकार और जंगल में इकट्ठे किए गए पदार्थों पर अधिक मात्रा में निर्भर रहना पड़ता है। इस तरह पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले और मैदानी प्रदेश में रहने वाले लोगों की जीवन प्रणाली में अन्य कई बातों में भी अंतर पाया जाता है। हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश की जलवायु, वर्षा, खेती की उपज, वनस्पतियां और प्राणियों में पाई जाने वाली विविधता आदि बातें हमारे जीने के साधन होती है। इन्हीं के आधार पर उस प्रदेश की जीवन प्रणाली और संस्कृति विकसित होती रहती है। जहाँ जीवन यापन के साधन विपुल मात्रा में होते हैं, वहाँ मानवीय समाज दीर्घकाल तक अपनी बस्ती बनाकर रहता है। कालांतर में इन बस्तियों का रूपांतर ग्रामों और नगरों में हो जाता है। पर्यावरण का ह्रास, अकाल, आक्रमण अथवा अन्य कारणों से जीवन के साधनों का अभाव अनुभव होता है, तो लोग गांव छोड़ जाने को बाध्य हो जाते हैं। गांव, बस्तियां, नगर उजड़ जाते हैं। इतिहास में ऐसी अनेक घटनाओं का घटित होना दिखाई देता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इतिहास और भूगोल के बीच अटूट संबंध होता है। भारत की भौगोलिक विशेषताएं। हमारे भारत देश का विस्तार बहुत विशाल है। उसकी उत्तर दिशा में हिमालय, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम दिशा में अरब सागर और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। भारत के अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप को छोड़कर शेष भूप्रदेश भौगोलिक दृष्टि से अखंडित है। प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करते समय हमें इन भूप्रदेश को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इसी भूप्रदेश का उल्लेख हम प्राचीन भारत के रूप में करने वाले हैं। वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश ईस्वी सन 1947 के पूर्व प्राचीन भारत के अंग थे। भारतीय इतिहास की विकास प्रक्रिया को विचार करें तो निम्न 6 भूप्रदेश माने जाते हैं। आप मानचित्र में देख सकते हैं हिमालय, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदानी प्रदेश, थार का मरुस्थल, दक्कन का पठार, समुद्री तटों का प्रदेश और समुद्र में स्थित द्वीप।
अब हम देखेंगे हिमालय के बारे में। हिंदू कुश और हिमालय पर्वत के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप की उत्तर दिशा में मानो एक अभेद्य दीवार खड़ी है। इस दीवार के कारण भारतीय उपमहाद्वीप मध्य एशिया के मरुस्थल से अलग हो गया है। परंतु हिमालय पर्वत के खैबर और बोलन दर्रे में से एक व्यापारिक सड़क जाती है। यह सड़क मध्य एशिया से गुजरने वाले प्राचीन व्यापारिक मार्ग से जोड़ी जाती है। चीन से निकलकर एवं मध्य एशिया होकर अरब प्रदेश तक पहुंचने वाला यह व्यापारिक मार्ग रेशम मार्ग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस मार्ग के द्वारा पश्चिमी देशों में भेजे जाने वाले माल में रेशम प्रमुख वस्तु थी। इन्हीं दर्रों में से आने वाले मार्ग से अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने प्राचीन भारत में प्रवेश किया। अनेक विदेशी यात्री इसी मार्ग द्वारा भारत में आए। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदानी प्रदेश। ये मैदानी प्रदेश 3 बड़ी नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों की घाटियों से बना है। ये प्रदेश पश्चिम में सिंध, पंजाब से लेकर पूर्व में पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश तक फैला हुआ है। इसी प्रदेश में भारत की अति प्राचीन नगरीय हड़प्पा संस्कृति और उसके पश्चात प्राचीन गणतांत्रिक राज्यों एवं साम्राज्यों का उदय हुआ। थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस मरुस्थल का कुछ क्षेत्र वर्तमान पाकिस्तान में भी व्याप्त है। इसके उत्तर में सतलुज नदी, पूर्व में अरावली पर्वत की श्रेणियां, दक्षिण में कच्छ का रण और पश्चिम में सिंधु नदी है। हिमाचल प्रदेश में घग्गर नदी का उद्गम होता है और यह नदी थार के मरुस्थल में पहुंचती है। पाकिस्तान में यह हाकरा नाम से जानी जाती है। राजस्थान और पाकिस्तान में इस नदी का पाट अब सूखा पड़ा है। इस सूखे पाट वाले क्षेत्र में हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थान बिखरे पड़े हैं। क्या तुम जानते हो, अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है और थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्कन का पठार, एक ओर पूर्वी तट और दूसरी ओर पश्चिमी तट और इनके बीच में स्थित भारत का भूप्रदेश दक्षिण दिशा में शंक्वाकार होता गया है। इस पठार के पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। मानचित्र में आप देख सकते हैं दक्कन के पठार को। तीन ओर से पानी से घिरा यह भूभाग समुद्र में किसी पर्वत की त्रिकोणीय चोटी के समान दिखाई देता है। इस भूप्रदेश को प्रायद्वीप कहते हैं। भारतीय प्रायद्वीप का अधिकांश क्षेत्र दक्कन के पठार से व्याप्त है। दक्कनी पठार के उत्तर में सतपुड़ा और विंध्य पर्वत की श्रेणियां फैली हुई है। उसके पश्चिम में सह्याद्री की पर्वत श्रेणियां हैं। उसे पश्चिम घाट कहते हैं। सह्याद्री की पश्चिम तलहटी में कोकन और मलबार का तटीय प्रदेश है। दक्कन का पठार पूर्व में स्थित पर्वतों को पूर्व घाट कहते हैं। इस पठार की भूमि उपजाऊ है तथा यहाँ हड़प्पा संस्कृति के पश्चात वाले कालखंड में अनेक कुशी प्रधान संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था और इस साम्राज्य में दक्कन का पठार समाविष्ट था। यहाँ अनेक छोटे बड़े साम्राज्य अस्तित्व में आए और मौर्य साम्राज्य के बाद भी यहाँ अनेक छोटे बड़े साम्राज्य अस्तित्व में आए और नष्ट हुए। समुद्री तटों के प्रदेश। प्राचीन भारत में हड़प्पा संस्कृति के समय से पश्चिम देशों के साथ व्यापार होता था। यह व्यापार समुद्री मार्ग से चलता था। परिणाम स्वरूप भारत के समुद्री बंदरगाहों से विदेशी संस्कृति और लोगों के साथ भारत का संपर्क और लेन देन होता था। कालांतर में सड़क मार्ग से भी व्यापार और संचार प्रारंभ हुआ, फिर भी समुद्री मार्ग का महत्व बना रहा। समुद्र में स्थित द्वीप। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार भारतीय द्वीप हैं। साथ ही भारतीय द्वीपों का समूह लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। प्राचीन समय में चले आने वाले
समुद्री व्यापार इन द्वीपों का महत्व रहा होगा। आप दोनों द्वीपों को मानचित्र में देख सकते हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी अर्थात लाल सागर की जानकारी पुस्तिका नामक पुस्तक में भारतीय द्वीपों का उल्लेख मिलता है। ये पुस्तक अनाम ग्रीक नाविक द्वारा लिखी गई है। भारतीय उपमहाद्वीप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर वर्तमान पाकिस्तान में है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और हमारा भारत देश मिलकर बना हुआ संपूर्ण भूभाग दक्षिण एशिया नाम से जाना जाता है। इस भूभाग में भारत देश के विस्तार और महत्व को ध्यान में रखते हुए इस भूप्रदेश को भारतीय उपमहाद्वीप की कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति का विस्तार प्रमुखतः भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। चीन और म्यांमार यद्यपि हमारे पड़ोसी देश है, परंतु ये देश दक्षिण एशिया अथवा भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से नहीं हैं। फिर भी इन देशों के प्राचीन भारत के साथ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में इन देशों का महत्वपूर्ण स्थान है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।